हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आपसे बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में टोटल 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। और ये जो 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप भी 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम है और विज्ञान का पेपर अगर आपका 21 फरवरी के लिए है, 21 फरवरी के दिन है, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो को आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसमें बहुत ही ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। हम आपको एकदम 100% समझा के पढ़ाएंगे और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना बेहद ही जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी बच्चे आप लोग रेडी हैं? जल्दी से एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, फिर हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप लोग जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है आपको बताना है। तो प्रकाश के परावर्तन के बाबू कितने नियम होते हैं? तो सिंपल आपको याद रखना है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है, इसे आपको याद रखना है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण होगी। अब आपको यहां पे बताना है कि वायु में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें जब जल में जाएगी तो जल क्या है बाबू? मान लीजिए कि ये जल से भरा टब है और ऊपर क्या है बाबू? ये अपना वायु है। वायु से क्या हो रहा है? प्रकाश जब जल में जा रहा है तो वायु बाबू यहाँ पे विरल माध्यम हो गया, आपको याद रखना है। और ये जल है बाबू, तो जल कैसा हो जाएगा? तो जल हमारा सघन माध्यम हो जाएगा वायु की अपेक्षा। अब देखिए प्रकाश विरल माध्यम में है, अब ये बाबू सघन माध्यम में जाएगा। तो जब सघन माध्यम में जाता है तो ये क्या होता है? मजबूत माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण जो है ना दब जाता है, आपको याद रखना है। प्रकाश की किरण दब जाता है, इसे आपको याद रखना है। ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, इसे आपको याद रखना है। वायु से जब जल में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो होगा आपको याद रखना है, जो प्रकाश का किरण होगा वो अभिलंब के तरफ में मुड़ जाएगा, इसे आपको याद रखना है। किसमें? तो अभिलंब की ओर झुकेगी। यहां पे ए वाला जो ऑप्शन होगा ना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। वायु में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें जब जल में तिरछा प्रवेश करती है तो वायु से जल में जा रही है, यानी विरल माध्यम से सघन में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जो अवतल लेंस होता है ना ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल को बाबू क्या कहते हैं? ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस को। और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस को, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे? तो बाबू समान आकार का, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा अगर आपको प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को कहां पे रखिएगा? समान आकार का प्रतिबिंब कहां पे बनता है? तो आपको याद रखना है वक्रता केंद्र पे। कहां पे? वक्रता केंद्र पे, इसे आपको याद रखना है। लिखा है लेंस के मुख्य फोकस पे नहीं,
लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पे। तो लेंस का फोकस दूरी का दुगुना दूरी क्या होता है? तो लेंस के फोकस दूरी से जो दुगुना दूरी होता है वही वक्रता केंद्र होता है, इसे आपको याद रखना है। तो लेंस की फोकस दूरी की वक्रता, लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, ये क्या होता है बाबू? वक्रता केंद्र। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, ये लेंस हो गया, ये बाबू हमारा फोकस हो गया, और इतना अगर और इधर आएंगे ना तो ये हमारा 2f1 होता है, वक्रता केंद्र होता है। ये लेंस के फोकस से ये दुगुना दूरी होता है, इसे आपको याद नहीं, यानी वक्रता केंद्र पे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कौन सा है? अब आपको बताना है कि जो मानव नेत्र है, यानी जो मानव का आंख है, वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो वस्तु का प्रतिबिंब बाबू कहां पे बनता है? तो आपको याद रखना है दृष्टि पटल या रेटिना। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पे? तो आपको याद रखना है वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है बाबू? छोटा बनता है, उल्टा बनता है, और जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है? वास्तविक होता है, इसे आपको याद रखना है। तो छोटा बनता है, सीधा बनता है, और वास्तविक बनता है, इसे आपको याद रखना है। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है? रेटिना या दृष्टि पटल हिंदी में नाम, इसको आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेत्रदान होता है ना, नेत्रदान में कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो नेत्र में बाबू आपको याद रहे, जब नेत्रदान होता है ना तो उस समय कार्निया वाला भाग दान में दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, आपको बताना है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। और ये स्नेल का नियम का गणितीय रूप है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर है, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक एक क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का बाबू आवर्धन, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जब हम लोग आवर्धन निकालते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और जैसे ही हम लोग आवर्धन निकालते हैं तो इसका मात्रक जो है ना पहले ही कट जाता है। तो ये मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन बाबू दमदार है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है? जो तारे हैं बाबू वो टिमटिमाते हुए नजर आते, क्यों? तो तारों का टिमटिमाना बाबू किस कारण से है? तो आपको याद रखना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है बाबू? तो प्रकाश का अपवर्तन, इसे आपको याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे हैं ना वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बाबू ये पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, आपको याद रखना है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको याद रखना है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये सब आपको याद रखना है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो आपको याद रखना है नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पे। चालक तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, चालक तार जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे चालक तार जितना मोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, चालक तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। चालक तार के प्राकृतिक पर, यानी चालक तार के पदार्थ की प्राकृतिक पे अगर चांदी का तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, तांबा का प्रतिरोध होगा तो उससे ज्यादा होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सभी बातों पे निर्भर करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। डी वाला यहां पे ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बातों पे निर्भर करता है? तो चालक तार की लंबाई पे निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है, और चालक तार के बने जो पदार्थ की प्रकृति है उस पे भी निर्भर करता है। उपयुक्त सभी पे ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? यहां पे आपको बताना है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट।
इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। ओम किसका होता है, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक ओम होता है। और एक और आता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग होता है, आपको बताना है। तो यहां पे आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है आम मीटर को या ए मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है, आम मीटर या ए मीटर का प्रयोग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और विद्युत धारा में आपको याद रखना है वोल्टेज हम लोग किससे मापते हैं, तो विभवांतर किससे मापते हैं, तो विभवांतर जो होता है आपको याद रखना है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज, यहां पे फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फ्यूज तार है ना बाबू, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूज जो तार होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है। तो जो फ्यूज है बाबू ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे ये काम करता है, इसे आपको याद रखना है। परिपथ की सुरक्षा के लिए किसका यूज करते हैं, यानी परिपथ की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। और जो फ्यूज तार होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो जिसका गलनांक कम हो, यानी फट से जो गल जाए, लोड पड़े तो वो गल जाए, जिसका गलनांक कम हो और प्रतिरोध उच्च हो, वैसा फ्यूज तार का प्रयोग करना चाहिए। वही यहां पे बोल रहा है फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जिसका गलनांक कम हो और प्रतिरोध अधिक हो उसका उपयोग करना चाहिए। देखिए इसमें कहां दिया गया है, तो यहां पे प्रतिरोध कम, यहां पे प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम, ये आपको याद रखना है। जिसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए लेकिन जो गलनांक है वो कम होना चाहिए, फट से गल जाए, ये आपको याद रखना है। प्रतिरोध ज्यादा होगा चलेगा लेकिन गलनांक कम होना चाहिए, नहीं जो फट से गल जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है भाई कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जो चुंबक में सट जाए वो चुंबकीय पदार्थ है, और जो चुंबक में नहीं सटता है वो अचुंबकीय होता है। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये आपको याद रखना है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो यहां पे दिया है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। पित्तल में आप लोग चुंबक चिपकाते रह जाइएगा, नहीं चिपकेगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पित्तल होता है ना उसमें चुंबक नहीं चिपकता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो प्रभाव का खोज किए थे, आपको याद रखना है, ओस्टर्ड। जो ओस्टर्ड है ना, इनका नियम भी आपको याद रखना है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जिसे सिद्ध भी हम लोग करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, ओस्टर्ड ने किया, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, तो जब प्रेरण आएगा तो बाबू आपको नाम याद रखना है, माइकल फैराडे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया, आप लोग याद रखिएगा। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, अगर प्रभाव जुड़ेगा तो आपको याद रखना है ओस्टर्ड, अगर यहां पे प्रेरण जुड़ जाए तो आपको याद रखना है माइकल फैराडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आते हैं और ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब इसमें से कौन है जो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो आपको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा। जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है, तो आपको याद रखना है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे मिलता है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ना यूरेनियम से मिलता है, किससे,
यूरेनियम से मिलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा जो होता है इसमें जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो अम्लीय वर्षा अगर हो रहा है तो जल का पीएच मान कितना होना चाहिए वर्षा का? तो 5.6 से कम, इसे आपको याद रखना है। अगर पीएच मान 5.6 से कम होगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अम्लीय जो वर्षा होता है वो किस गैस के कारण से होता है। जल्दी से एक बार आप लोग सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, और अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण से होता है? बोर्ड एग्जाम में आता है। जल्दी से आप लोग यहां पे SO2 बहुत ही बढ़िया, दूगो गैस के कारण से होता है। सबसे ज्यादा जो होता है ना वो SO2 के कारण से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से अम्लीय वर्षा होता है, इसे आपको याद रखना है। और एक होता है आपको याद रखना है NO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यही दो गैस है जो अम्लीय वर्षा क्या करते हैं। और ये दोनों गैस कहां से निकलते हैं? तो हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना उससे निकलता है, और जो कल कारखाने जो उद्योग धंधे चल रहे हैं उससे निकलता है ये दोनों गैस, इसे आपको याद रखना है। और यही अम्लीय वर्षा कराता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसमें से आपको बताना है। NaHCO3 हम लोग किसे बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो NaHCO3 क्या है बाबू? तो धोने का सोडा का क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है धोने वाला सोडा। लेकिन NaHCO3 बाबू क्या है? तो NaHCO3 बाबू क्या है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है NaHCO3। NaHCO3 जो होता है ना ये खाने वाला सोडा होता है, और Na2CO3 क्या होता है बाबू? आपको याद रखना है, वो धोने वाला सोडा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और विरंजक चूर्ण क्या होता है? तो CaCl3 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अगर पेट में अपच हो गया है, गैस बन गया है, तो किस औषधि का उपयोग करेंगे? इसे आपको याद रखना है। तो अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो आपको याद रखना है एंटासिड। अपच के उपचार के लिए बाबू किसका दवाई हम लोग देते हैं? तो आपको याद रखना है एंटासिड दिया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा एक एक क्वेश्चन बाबू इसमें का दमदार है, इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो जब चींटी काटती है तो वहां पे जलन और दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि चींटी एगो अम्ल छोड़ देती है आपके शरीर के अंदर। वो अम्ल क्या है? तो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन देखिए यहां पे फॉर्मिक अम्ल दिया है, नहीं दिया है। चींटियों में तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है फॉर्मिक अम्ल का? तो फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। यही जो चींटी है ना वो काटती है हम लोगों को, और जब काटती है तो क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जलन और दर्द का अनुभव होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल बाबू किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। सिरका में भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। सिरका में एसिटिक अम्ल, और संतरा में आपको याद रखना है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में आपको याद रखना है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, इंपॉर्टेंट है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो CaSO4 और यहां पे हाफ H2O किसका है बाबू? तो आपको याद रखना है जिप्सम को हम लोग जब गर्म करते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और इंटू 2H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या होता है बाबू? जो जिप्सम है ना ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, इसे आपको याद रखना है। गर्म करने पे ये क्या होता है? CaSO4 बच जाता है, और आपको याद रखना है यहां पे जो जल है ना, यहां पे बस क्या परिवर्तन होता है? तो यहां पे 2H2O जल है ना, ये घट के कितना हो जाता है? हाफ H2O हो जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसका सूत्र है? तो आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इसे आपको याद रखना है।
CaSO4 और हाफ H2O आपको याद रखना है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू किसको गर्म करने से बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू किसको गर्म किया जाता है, तो बनता है जिप्सम से। जिप्सम को जब आप गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछ देगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछा गया है, एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, बस आपको ये याद रखना है। 2H2O होता है तो जिप्सम हो गया, और यहां पे अगर बट्टा के ऊपर एक दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आपको क्या रखना है, इसे आपको याद रखना है। 20 गलत है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक नहीं, यहां पे हम आपको क्या बोले थे, एंटासिड ना, एंटासिड कहां दिया है, एंटासिड यहां पे दिया है, तो ये आपको एंटासिड आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अब आपको बताना है वो कौन सा धातु है जो एकदम द्रव के रूप में पाया जाता है। साधारण कमरे का ताप यानी ऐसी जो कमरा का रूम का टेम्परेचर है ना, उसमें वो लिक्विड पे रहता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आपको याद रखना है पारा, या इसका संकेत देता है Hg। पारा देगा नहीं तो Hg देगा, इसे आपको याद रखना है। पारा या Hg, यानी पारा वही Hg ही होता है, आपको याद रखना है। मरकरी ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, ये धातु है। अगर अधातु का बात किया जाए, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। वो कौन सा है बाबू, तो ब्रोमीन है, इसे आपको याद रखना है, जिसका संकेत क्या होता है, Br। और ये दोनों के दोनों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो आपको याद रखना है पारा। और कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ब्रोमीन। तो कौन सा है, ब्रोमीन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। ये बाबू क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितना होता है, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसे आप लोग याद रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में काम करेगा कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में आपको याद रखना है 3 गो बॉन्ड होता है। त्रिआबंध, देखिए एक आबंध यानी एक गो आबंध, दुई आबंध का मतलब 2 गो आबंध, त्रिआबंध का मतलब 3 गो बॉन्ड, इसे आपको याद रखना है। यहां पे त्रिआबंध आपको याद रखना है, सी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो विद्युत का बाबू सुचालक कौन सा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। अगर क्वेश्चन आएगा कि विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है, इसे आपको याद रखना है। और यहां पे दिया है हीरा, आयोडीन, ग्रेफाइड और गंधक, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइड। जो ग्रेफाइड है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। जो ग्रेफाइड होता है ये अधातु है, इसे आपको याद रखना है। ये अधातु होते हुए भी, जो अधातु होते हैं ना, ये विद्युत इनसे प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालन करता है, इसे आपको याद रखना है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ग्रेफाइड और हीरा आपको याद रखना है। हीरा और ग्रेफाइड ये दोनों क्या है बाबू, कार्बन के अपरूप है, आपको याद रखना है। और दोनों अधातु है, और दोनों चमकते हैं। जो अधातु है ना, उसमें चमक नहीं पाया जाता है, लेकिन हीरा और ग्रेफाइड दोनों चमकते हैं, इसे आपको याद रखना है। जो ग्रेफाइड है इसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन हीरा से नहीं होता है। हीरा से भी क्वेश्चन आता है कि दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कार्बन के बाबू सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है ना, वो 6 होता है। पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 6 गो कार्बन है, लेकिन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पहला वाला तो फुल हो गया, अब दूसरा वाला में कितना बचेगा, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचा 6 गो में से 2 गो निकल गया, और दूसरी कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन।
तो अंतिम कक्षा में बाबू इसका कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो अंतिम जो कक्षा होता है इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसे आपको याद रखना है। और यही इसकी संयोजकता भी होती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा? अब यहां पे देखिए, इसमें ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है। पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइन। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 ये होता है बाबू, आपको याद रखना है। एल्केन का ये सूत्र होता है। अगर इसमें से 2 घटा लेंगे तो +2 -2 कट गया, अब बचा CnH2n। ये CnH2n बाबू क्या होता है? तो ये होता है, आपको याद रखना है, एल्कीन। ये क्या होता है बाबू? अपना एल्कीन होता है। अगर फिर इसमें से भी और 2 घटा लिया जाए तो ये होगा CnH2n-2। तो CnH2n-2 क्या होता है? तो ये होता है एल्काइन। ये क्या होता है बाबू? एल्काइन होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में बाबू सिंगल बॉन्ड होता है, आपको याद रखना है, कार्बन कार्बन में। एल्कीन में आपको याद रखना है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्काइन होता है तीसरा, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में 3 गो बॉन्ड होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और तीनों फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, संरचनात्मक समायवी कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? आपको पता है ना, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया, लेकिन मेंडलीफ सबसे पहले आवर्त सारणी बनाए लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उन्होंने वो गलती कर दिया। जो आवर्त सारणी में तत्वों को रखे थे ना, वो क्या बोले थे कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, नहीं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ये राइट होता है, लेकिन उनसे गलती कहां पे हो गया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रख दिए। तो परमाणु द्रव्यमान के ये आधार पर रख दिए, बोले कि जो तत्वों का गुण धर्म होता है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, नहीं, ये बोले थे मेंडल, आपको याद ना। और यही कारण है कि उनका गलती हो जाता है। फिर मोसले आते हैं और वो आधुनिक आवर्त सारणी बनाते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, वो मोसले के द्वारा बनाया गया है। वो बोले कि जो तत्वों का गुण धर्म होता है ना, वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। तो इनका सही हो गया। बस ये हल्का सा यही गलती कर दिए थे। जो मेंडलीफ है ना, ये सबसे पहले आवर्त सारणी बनाए और तत्वों को किस आधार पर रख दिए? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रख दिए, तो इनका गलत हो गया। मोसले आए और परमाणु संख्या के आधार पर रख दिए, तो इनका सही हो गया। तो ये सब आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ क्या कहलाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाबू ये उदग्र, उदग्र का मतलब होता है खड़ा। उदग्र स्तंभ जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है बाबू? समूह। इसे आपको याद रखना है, वर्ग या समूह बोलते हैं। वर्ग या समूहों की संख्या कितनी है? 18 है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है? समूह दिया है ना, तो हम लोग यहां पे समूह पे टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये क्षैतिज कतारें हैं, ये कौन सी कतारें? जो क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब हुआ लेटा हुआ। जो क्षैतिज कतारें होती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं बाबू? इसे आवर्त बोलते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये आपको याद रखना है, दिमाग में आपको बैठा लेना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे बोर्ड एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होता है, जो खड़ा स्तंभ होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग या समूह बोलते हैं। वर्ग या समूहों की संख्या कितनी होती है? 18। और जो क्षैतिज कतारें होती हैं बाबू, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो क्षैतिज कतारें होती हैं उसे हम लोग आवर्त बोलते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लराज, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वारेजिया। अम्लराज यानी एक्वारेजिया सांद्र HCl और सांद्र HNO3 निम्नलिखित में से क्या अनुपात होता है? इसे आपको बताना है। अगर हमें अम्लराज बनाना है तो इन दोनों का कितना अनुपात लेना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको याद रखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि अम्लराज किससे बनता है, तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 से बनता है। इसे आपको याद रखना है। अगर 4 लीटर बनाना है ना, तो 3 लीटर इसका लेना पड़ेगा और 1 लीटर इसका लेना पड़ेगा। यानी 3 अनुपात 1 के अनुपात में मिलाते हैं तो ये क्या बनता है बाबू? आपको याद रखना है, अम्लराज बनता है। और बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सोना है वो किस में घुलता है। बोर्ड एग्जाम में साफ साफ ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है
कि जो सोना है वो किस में घुलता है। तो बाबू सोना किस में घुलता है, तो जो सोना होता है ना वो अम्ल राज में घुलता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि हरे पौधे कहलाते हैं, भाई हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो जो हरे पौधे होते हैं ना ये स्वपोषी कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। ये उत्पादक भी कहलाते हैं, हरे पौधे जो है उत्पादक भी कहलाते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और इसे स्वपोषी भी बोलते हैं क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे हैं ना ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये स्वपोषी भी होते हैं और उत्पादक भी होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है। तो छोटी आंत में आपको याद रखना है ऐसे ऐसे अंगुलिनीमा संरचना होती है, इसे आपको याद रखना है, जो रसांकुर कहलाते हैं। तो रसांकुर का क्या कार्य है बाबू छोटी आंत में, तो ये क्या करते हैं, जो भोजन पचता है ना उसका अवशोषण करते हैं, उसमें का जो पोषक तत्व है ना उसका अवशोषण कौन करता है, तो भोजन का जो पचे हुआ भाग होता है उसमें जो बहुत अच्छा अच्छा चीज होता है उसको पोषण कौन करता है, तो यही रसांकुर करता है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, केप्स चक्र की क्रिया कहां पे होती है, तो केप्स चक्र की क्रिया कहां पे होती है, तो आपको याद रखना है जो केप्स चक्र की क्रिया होती है, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके, सभी बच्चे यहां पे कमेंट करके बताएंगे। चलिए सभी बच्चे आप लोग जल्दी से यहां पे आंसर दीजिए कि जो केप्स चक्र की क्रिया होती है ये कहां पे होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी बच्चे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, बहुत ही बढ़िया। देखिए इसमें बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना, नहीं पता है, ए सी बी यहां पे राइट आंसर आ रहा है। भाई यहां पे देखिए केप्स चक्र की क्रिया कहां पे होती है, तो कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में आपको याद रखना है। केप्स चक्र की क्रिया कहां पे होती है, तो कोशिका द्रव में होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पादप में और अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, पादप हो चाहे कोई भी जीव हो, अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन का मतलब वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। और अनाक्षी श्वसन जो होता है इसमें अंतिम में क्या बनता है, तो अनाक्षी श्वसन में अंतिम में बनता है, आपको याद रखना है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, इसे आपको याद नहीं, ये इथाइल एल्कोहल बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप में अनाक्षी श्वसन या कोई भी जीव है जो अनाक्षी श्वसन कर रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस ले रहा है, तो उसमें क्या बनता है बाबू, आपको याद रखना है, इथाइल एल्कोहल, और इसका सूत्र होता है C2H5। हम लोग कैसा श्वसन करते हैं, तो हम लोग आक्षी श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, और ये जो अनाक्षी श्वसन है इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो हम लोगों में लास्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और बहुत मात्रा में ऊर्जा बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो पौधों में बाबू जल का परिवहन कौन करता है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है ना, ज से जाइलम और ज से जल, इसे आपको याद रखना है। तो ज से जल, ज से जाइलम, यानी जो जाइलम होता है ना ये जल का परिवहन करता है पौधों में, और जो फ्लोएम होता है ना आपको याद रखना है ये भोजन का परिवहन करता है। अगर क्वेश्चन आएगा पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन आपको याद रखना है फ्लोएम करता है, और जो जाइलम होता है ना ये जल का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है या खुला परिचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आपको याद नहीं, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जैसे तिलचट्टा हो गया, तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, ये सब में आपको याद रखना है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, इसमें नस वस नहीं होता है, इसे आप लोग याद रखना है। तो यहां पे देखिए बिल्ली दिया है, पक्षी दिया है, मनुष्य, इन तीनों में नस होता है, आपको याद रखना है। लेकिन जो तितली होती है ना आपको याद रखना है, तितली हो गया, कॉकरोच हो गया, आपके जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, इन किसी में भी आपको याद रखना है इसमें मतलब नस नहीं पाया जाता, इनका जो ब्लड है ना ऐसे ही प्रवाहित होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे तितली राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना, कॉकरोच हो गई, तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि हीमोग्लोबिन किसमें नहीं पाया जाता है, तो कॉकरोच हो गया, मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। इसीलिए इन लोगों का जो खून होता है ना वह श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ना खून को लाल बनाता है, लेकिन इन लोगों में हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है। तो तितली का ब्लड बाबू कैसा होगा, तो जो तितली का ब्लड है बाबू आपको याद रखना है ये श्वेत होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है,
अब इसमें से आपको बताना है भाई पादप का उत्सर्जी पदार्थ कौन नहीं है। तो रेनिन है आपको याद रखना है, रेजिन है आपको याद रखना है, ये पादप का उत्सर्जी पदार्थ होता है, और लेक्टस जो है बाबू ये पादप का उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन जो स्टार्च होता है ना ये पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है, स्टार्च नहीं होता है। कौन कौन पादप का उत्सर्जी पदार्थ होता है? टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, लेक्टस हो गया, ये पादप का उत्सर्जी पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, इसे आपको बताना है। तो एमिनो अम्ल जब बाबू उसका विखंडन होता है तो इसमें से क्या बनता है, इसे आपको याद रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, HNO3 भी बनता है। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से आपको याद रखना है ये सभी बनते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा हार्मोन है जिसका उपयोग हम लोग फल पकाने में करते हैं। तो फल पकाने में बाबू कौन सा हार्मोन का उपयोग होता है? तो एथिलीन हार्मोन का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एथिलीन हार्मोन। जो एथिलीन हार्मोन है ना पेड़ पौधों में ये गैस के रूप में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, जो फलों को पकने में नियंत्रित भी करता है और फलों को पकाता है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि कौन ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाने में नियंत्रित करता है, यानी उसको कब पकाना है कब नहीं पकाना है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो आपको याद रखना है एथिलीन, और ये फलों को पकाता भी है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो इंसुलिन की कमी से बाबू कौन सा रोग होता है? तो जो इंसुलिन है क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन है, और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में चीनी का पाचन करता है। अगर हमारे शरीर में चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाए, इंसुलिन काम न करे, तो हमें मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शुगर रोग, ठीक है ना। मधुमेह यानी शुगर रोग हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे कि हमारे शरीर में चीनी का पाचन कौन करता है, या चीनी को बोला जाता है शर्करा, शर्करा का पाचन कौन करता है, यानी चीनी का पाचन कौन करता है, तो आपको याद रखना है इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन है ना ये हमारे शरीर में शर्करा यानी चीनी का पाचन करता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो ईस्ट में बाबू जो अलैंगिक जनन होता है ये किस विधि के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रा हो या ईस्ट हो, ये दोनों में मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। मुगलन के द्वारा हाइड्रा और ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में बहुत। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां पे होती है। बाबू एक एक क्वेश्चन दमदार है, एक एक क्वेश्चन VVI है, इसे आपको याद रखना है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां पे होती है। तो मानव में जो निषेचन की क्रिया है आपको याद रखना है ये फैलोपियन नलिका में होती है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां पे होती है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहे जाते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, या अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल है ना ये व्यक्तिगत जीवन में क्या थे बाबू? पादरी थे। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी। जैसे हिंदू धर्म में पूजा करने वाले पुजारी जी होते हैं, वैसे ही ईसाई धर्म में क्या होते हैं बाबू? पादरी होते हैं, आपको याद रखना है। तो ये पादरी थे, इसे आपको याद रखना है। तो अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम कभी कभी दे देता है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी के पिता हैं, और ये व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी थे, इसे आपको याद रखना है। ईसाई धर्म में जो पूजा करने वाले होते हैं ना उन्हें पादरी बोला जाता है, तो ये पादरी थे, इसे आप लोग याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के अध्ययन के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल अपने अनुवांशिकी अध्ययन के लिए आपको याद रखना है साधारण मटर के पौधे को, ठीक है ना। मटर का पौधा कहीं पे देता है और कहीं पे लिखता है साधारण मटर के पौधे को, इसका चयन किए थे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जीव मंडल में आपको बताना है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो भी हमारा जीव मंडल है इसमें सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलता है? तो आपको याद रखना है सूर्य से। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। अब आप लोग बता सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आता है साइंस में क्वेश्चन, कि सूर्य और तारों में किस कारण से ऊर्जा उत्पन्न होता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए, नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन। संलयन, बहुत ही बढ़िया।
संलयन, तो ये आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन के द्वारा आपको याद रखना है, निकलता है ऊर्जा, आपको याद रखना है सूर्य और अन्य तारों में नाभिकीय संलयन। किसका संलयन होता है? तो आपको याद रखना है हीलियम, हीलियम का संलयन होता है, ये आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आएगा कि किसका संलयन होता है सूर्य और अन्य तारों में, तो आपको याद रखना है हीलियम का संलयन होता है, हीलियम जलता है। आप लोग देखते हैं ना सूर्य, सूर्य क्या है बाबू? आग का गोला है, और वहां पे क्या जलता है? तो यही हीलियम जलता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? जातियों की उत्पत्ति, और इसे इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंग्लिश में इसका अर्थ हुआ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और हिंदी में हुआ बाबू आपको याद रखना है जातियों की उत्पत्ति। तो जिसमें आपको याद रखना है, याद रखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या जातियों की उत्पत्ति के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि जातियों की उत्पत्ति। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा ना, तो इंग्लिश में एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए, जो हिंदी में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग इंग्लिश में पढ़िएगा, तो उसमें लिखा रहेगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अगर हिंदी में अगर नहीं समझ में आएगा, तो आपको इंग्लिश में एक बार जरूर देखना है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अब आपको बताना है वो कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी माइनस में होता है भाई। तो माइनस में किसका होता है? ऋणात्मक। तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, ये ऋणात्मक होती है, आपको याद रखना है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है चलिए, अब भाई इससे फास्ट क्या हो गया? बच्चा खाली ये कमेंट कर रहा है सर फास्ट कीजिए। भाई फास्ट फास्ट पढ़ के क्या फायदा है आपको, जब आपको समझ में ना आए? ऐसे मान लीजिए 200 क्वेश्चन है, एगो क्वेश्चन में दूगो और क्वेश्चन बताएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 200 हिले हैं, देखिए ये 200 हिले है, एगो क्वेश्चन में हम और दूगो बता रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल हम लोगों का? दो दूनी 400 क्वेश्चन हो जाएगा। 400 क्वेश्चन हुआ कि नहीं? अच्छा, ये दूगो तो हिले है, 400 और 600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। देखिए 200 तो ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन तो ये हम आपको पढ़ाई कर रहे हैं, और एगो में दूगो एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो 200 क्वेश्चन में दूगो एक्स्ट्रा हम आपको बता रहे हैं। तो 200 क्वेश्चन ही बतेबे कर रहे, दूगो एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो दूगो एक्स्ट्रा बता रहे, तो 200 में 400 ही हो गया एक्स्ट्रा वाला, और 200 ही हिले, टोटल 600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना ना, फटाफट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, उसको समझ के पढ़िए। और पूरा क्वेश्चन अगर देखिए हम आपको बताते हैं, मान लीजिए बता दे कि इसका ऋणात्मक होता है, इसका धनात्मक होता है, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा ना। इसमें क्या मतलब जल्दीबाजी क्या है? जल्दीबाजी करिएगा बाबू, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी आप लोग उसके ध्यान में ना रहिए। और क्लास में हम एक शब्द भी बकवास इधर उधर नहीं बोलते। देखिए, और जो टीचर होते हैं वो दुनिया जहान का बात आपको इसमें आपको बता देंगे कि ये वो, मतलब आपको चढ़ा के एकदम धनिया के पेड़ पे कर देंगे। आप कुछ बच्चे आते हैं तो यहाँ पे दूसरे टीचर का नाम लिखते हैं, लेकिन हम लोग वैसे नहीं है। देखिए, जो भी हम लोगों के यहाँ पे पढ़ाई होता है, चाहे वो इंटर का हो मैट्रिक का, क्लास में बकवास नहीं, एक सेकंड भी हम लोग बकवास नहीं करते हैं। जो पढ़ाई होता है आपको याद रखना है, शुरू में आएंगे जो शुरू में बोलना होगा वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला जाता है। चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन उसके बाद क्लास के बीच में, आज हम देख लिए तो हम आपको बोल रहे क्लास के बीच में अगर एक कहीं का खिस्सा कहानी हम आपको कहे होंगे 1 साल पढ़ाते हो, नहीं। हम लोग क्लास जब शुरू हो जाता है ना, तो बकवास नहीं होता, खाली पढ़ाई वाला ही बात होता है, और पढ़ाई के बारे में ही आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए, यहाँ पे बकवास उकवास नहीं होता है। और जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो लोग यहाँ पे जानते होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर क्या होता है? आर बटा 2 होता है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बाबू तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, आर में 1 से गुणा करिएगा तो ये आर हो जाएगा, और 2 में एफ से गुणा करिएगा तो ये 2f हो जाएगा। तो दूगो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है बाबू, आपको याद रखना है। एफ बराबर आर बटा 2 और दूसरा आर बराबर 2f। तो देख लीजिए इसमें कौन दिया है? एफ वाला ही दिया है। तो एफ बराबर आर बटा 2, देखिए यहाँ पे एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर और ये बट्टा है 2। तो एफ बराबर आर बट्टा 2 इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बोर्ड एग्जाम में आता है भाई।
कि न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो न्यूनतम दूरी आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है न्यूनतम जो दूरी होता है ना ये 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आइएगा ना तो आपको आंख पे जोर डाल के देखना होगा, लेकिन यहां से देखिएगा ना तो बिना जोर डाले आप लोग आंख से देख पाइएगा। तो ये स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी कितना होता है तो अनंत होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, अधिकतम दूरी कितना होता है तो अनंत होता है, और न्यूनतम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, रंग को बोला जाता है वर्ड, यानी कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो बाबू श्वेत प्रकाश में आपको पता होना चाहिए श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये क्या होता है बाबू 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे आपको बताना है कि सबसे कम कौन झुकता है। तो आपको याद रखना है सबसे कम कौन झुकता है, तो आपको याद रखना है लाल रंग। जो लाल रंग है ना ये सबसे कम झुकता है, इसे आपको याद रखना। दिख रहे हैं थोड़ा सा झुका है, लेकिन जो बैगनी कलर है ना देखिए यहाँ पे पूरा ऐसे हो गया है, बैगनी रंग पूरा ऐसे, पूरा जो बैगनी रंग है ना ये पूरा झुका है, इसे आपको याद रखना है। तो बैगनी रंग आपको याद रखना, मान लीजिए नीचे वाला ये बैगनी है, तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा झुकता है, और बैगनी रंग का विचलन भी ज्यादा होता है। क्यों इसका विचलन ज्यादा होता है और झुकता ज्यादा है, क्योंकि ये कमजोर रंग है। और जो लाल रंग है ना ये मजबूत रंग है, इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, तो इसका विचलन भी कम होता है और ये झुकता भी कम है, इसे आपको याद रखना है। तो सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल रंग सबसे कम झुकता है, और बैगनी रंग सबसे अधिक झुकता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी आपको पता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है, रेटिना पे बनता है, यानी दृष्टि पटल पे बनता है। और उस पे वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, छोटा उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक या काल्पनिक, तो आपको याद रखना है वास्तविक। छोटा उल्टा और वास्तविक, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे आभासी तो होगा नहीं, आभासी होगा नहीं, वास्तविक और उल्टा, तो आपको यहां पे देखना है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना ये उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधा नहीं होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना उल्टा होता है। तो वास्तविक और उल्टा और छोटा सा बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। जो आकाश है बाबू ये नीला क्यों दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है ना बाबू ये हमें नीला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। इसीलिए जो हमारा आकाश है ना कैसा दिखाई देता है, तो नीला नीला कलर का दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कौन सा रंग सबसे कम फैलता है, तो आपको याद रखना है लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है ना ये सबसे कम होता है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है बाबू, आपको याद रखना है। और किस रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, तो नीला रंग का ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब आपको बताना इसमें कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, तो समतल दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, जितना बड़ा चेहरा रहता है उतना ही बड़ा बनाते हैं, ये बराबर प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण में आपको याद रखना है इसमें केवल छोटा बनता है, आपको याद रखना है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और अवतल दर्पण में आ जाइए तो इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, इसमें छोटा भी बनता है, इसमें सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, इसमें सब बनता है। तो बड़ा किसमें बनता है, तो इसमें तो बड़ा बनता नहीं है, इसमें बड़ा बनता नहीं है। एक एक वो दर्पण है जिसमें बड़ा बनता है, वो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको याद रखना है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाबू उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, या बाइफोकल लेंस उसे बोला जाता है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होता है। द्विफोक्सी में क्या होगा, उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब इसमें से आपको बताना है वो कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति यानी उसको पता लगता है कि इसमें करंट आ रहा है, वो कौन बताता है, तो आपको याद रखना है वो बताता है, आपको याद रखना है गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है ना आपको याद रखना है
ये क्या करता है बाबू, तो विद्युत धारा में आपकी धारा की उपस्थिति को बताता है। ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा। इसे आपको याद रखना है, जो गैल्वेनोमीटर है ना, आपको याद रखना है। ये विद्युत उपकरण जो है ये विद्युत धारा की स्थिति को दर्शाता है, आपको याद रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर जो होगा ना, यहां पे राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो दाएं हाथ का जो अंगूठा का नियम है बाबू किसने दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अंगूठा का नियम बाबू किसने दिया था, तो अंगूठा का नियम दिए हैं, आपको याद रखना है, मैक्सवेल। मैक्सवेल दिए हैं अंगूठा का नियम, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। दाएं हाथ के अंगूठा का नियम किसने दिया है, तो मैक्सवेल दिए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव का भी एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। ओम किसका होता है, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। और कूलम्ब किसका होता है, तो आपको याद रखना है आवेश। विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम्ब होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। अब हम आपको बताना है कि अगर किस क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है श्रेणी क्रम। अगर हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है, जुड़ जाता है। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाता है। 2 3 5, अब 5 है 4 कितना हो जाएगा, तो 5 है 4 9 ओम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे ना प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। अगर इसी को हम लोग अगर समानांतर क्रम में जोड़ देंगे ऐसे, अगर मान लीजिए इसी को हम लोग समानांतर क्रम में ऐसे जोड़ देते हैं, तो ये प्रतिरोधों का जो मान होता है ना वो घट जाता है। अगर मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, 1/2, 1/2 यानी 0.5। देखिए ये 2 था ना, तो ये कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ने पे प्रतिरोधों का मान बढ़ता है, लेकिन जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों का मान घटता है। देखिए 2 को क्या करेंगे, 1/2 करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। देख रहे हैं, ये 2 था और ये 0.5 हो गया। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो प्रतिरोधों का मान बढ़ेगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है, तो आपको याद रखना है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें प्रतिरोधों का मान बढ़ जाएगा, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोधों का मान घट जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप लोग बोल सकते हैं। चुंबकीय बल रेखा चाहे क्षेत्र रेखा कैसी होती है, तो आपको याद रखना है काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाबू कैसी होती हैं, तो ये काल्पनिक होती हैं, इसे आपको याद रखना। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये आपको याद रखना। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, 1 किलोवाट घंटा इसमें से किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय का मतलब क्या है, वैसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगा, उसे हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं। अगर खत्म होगा तो दोबारा बना लेंगे। जैसे यहां पे देखिए नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम से मिलता है, और यूरेनियम बाबू जमीन से निकलता है। निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, यूरेनियम मान लीजिए एक दिन खत्म हो गया, तो फिर नाभिकीय ऊर्जा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, अनवीकरणीय। कोयला से जो ऊर्जा मिलता है, तो कोयला निकालते गए एक दिन खत्म हो गया। कोयला निकालते गए एक दिन खत्म हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ये भी अनवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस भी जमीन से निकलता है, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा।
इसे हम दोबारा नहीं बना सकते। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी जो मिल रहा है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक रहेगा। तो ये नवीकरणीय हो गया, इसे आपको याद रखना, बाकी सब अनवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अब इसमें से बताना है कौन सा लेंस है जो अपसारी लेंस होता है। अपसारी यानी जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो आपको याद रखना है, जो अवतल लेंस है ना, ये अपसारी लेंस है, और जो उत्तल लेंस है बाबू क्या है, ये अभिसारी है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्राथमिक यानी प्रकाश का प्राइमरी कलर कौन सा है? तो प्रकाश का प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग 3 को होता है, लाल, हरा, नीला। ये आपको याद रखना है, लाल, हरा, नीला। ये क्या होता है? प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा और नीला। ये तीनों जो होते हैं ना, ये प्रकाश के प्राथमिक कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। इसे आपको याद रखना है। डी ऑप्शन जो होगा ना, यहां पे एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का बाबू रंगीन भाग कौन सा होता है? तो आप लोग देखते होंगे, आंख में एगो बड़ा वाला काला और बड़ा वाला काला के बीच में एगो छोटा वाला काला होता है। तो जो छोटा वाला काला होता है ना, ये पुतली होती है, और ये जो बड़ा वाला काला होता है ना, आपको याद रखना है, ये क्या होता है? तो ये किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, और यही आंख का क्या है बाबू? रंगीन भाग है। ये जो बड़ा वाला काला है, ठीक है ना। तो ये जो बड़ा वाला काला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे आइरिस या परितारिका बोलते हैं। आइरिस या परितारिका जो होता है ना, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि 1 HP किसके बराबर होता है? यानी जो 1 हॉर्स पावर है, 1 अश्व शक्ति है, किसके बराबर होता है? तो 1 अश्व शक्ति बाबू किसके बराबर होता है? तो 746 वाट। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर 1 HP जो होता है, ये किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, विशालक शीशा यानी जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो क्या होता है? तो विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता होगा, यही था। इसे आपको याद रखना है। ये किसका होता है? तो ये उत्तल लेंस का होता है। इसे आप लोग याद रखना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन दमदार है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो गतिशील कण कौन सा होता है? जब किसी तार में बाबू विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तब इसमें गति में कौन रहता है? तो गति में रहता है इलेक्ट्रॉन। इसे आपको याद रखना है। और कौन से इलेक्ट्रॉन गति में होते हैं? तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति में रहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है? तब उसमें गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। इसे आपको याद रखना है। एम्पियर घंटा किसका ऐसे ही मात्रक है? एम्पियर घंटा एच बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। ये बैटरी खरीदने जाइएगा ना, तो बोलेगा कितना एच का बैटरी चाहिए। एम्पियर घंटा क्या होता है बाबू? तो ये एच होता है। इसे आपको याद रखना है। और ये किसका है? तो आपको याद रखना है, आवेश का ऐसे ही मात्रक है। आवेश का ऐसे ही मात्रक आपको याद रखना है। कुलंब भी होता है और एच भी होता है। इसे आपको याद रखना है। एम्पियर घंटा भी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि एम्पियर घंटा यानी एएच जो होता है ना, आप लोग जाइएगा तो बोलेगा कितना एच का बैटरी चाहिए? 150 एच, 200 एच, कितना एच के बैटरी चाहिए? तो ये जो होता है ना, ये आवेश का भी ऐसे ही मात्रक होता है। और आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? कुलंब भी होता है। तो कुलंब भी होता है, एच भी होता है, एम्पियर घंटा भी। ये आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का होता है? इसमें से वाट किसके के बराबर है? तो वाट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वाट का फॉर्मूला होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है बाबू? जूल प्रति सेकंड होता है। इसे आपको याद रखना है। वाट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो जूल प्रति सेकंड होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे आपको याद रखना है। ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक होता है। वोल्ट किसका होता है? तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का ऐसे ही मात्रक होता है। वाट किसका होता है? तो वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का होता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड।
जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। अगर क्वेश्चन आएगा मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है, तो मुख्य प्रदूषक गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आपको याद रखना है ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में बाबू भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वो उपचयन होता है, इसे आपको याद रखना है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना आपको याद रखना है उपचयन की क्रिया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कली चूना जल में डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होता है, तो कली चूना क्या होता है बाबू, CaO होता है, इसे आपको याद रखना है। जब इसमें हम लोग जल डालते हैं, चूना बाजार से हम लोग खरीद के लाते हैं, चूना का पाउडर होता है, उसमें जल में डालेंगे ना तो ये क्या होगा, उबलने लगेगा और बनाएगा क्या, तो ये बनाएगा CaOH का द होल ट्वाइस बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी बूझा हुआ चूना बना देगा, यानी चूना जल बना देगा। अब इस चूना जल से हम लोग क्या करते हैं, खैनी में मिला के लोग खाता है या क्या करता है, दीवार सफेद करता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, कली चूना जब जल में डाला जाता है तो क्या होता है, बहुत तेजी से उबलने लगता है, उसका पानी में उंगली लगाइएगा, उंगली जल जाता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, उष्मा निकलने लगता है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा ये उष्मा छेपी होगा, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कली चूना यानी जो सूखा चूना होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO। और बूझा हुआ चूना या चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन आता है ना, आप लोग देखे भी होंगे, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र, तो बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का द होल ट्वाइस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, अब इसमें से चारों में से आपको बताना है। तो देखिए जो Ag है चांदी है, और Au यानी सोना, ये तो अभिक्रिया करता ही नहीं है, ये वायु से भी अभिक्रिया नहीं करता है। अब यहां पे कॉपर और पारा आया, तो बाबू जो कॉपर है ना इसमें से, तो इसमें कॉपर ही सबसे ज्यादा अभिक्रिया है, लेकिन जो सोना और चांदी है ना ये अभिक्रिया करता ही नहीं है, ये सबसे नीचे है। तो कॉपर और Hg यानी पारा में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर है, आपको याद रखना है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या, देखिए आ गया ना चूना जल, जब चूना को क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे तो ये बनता है चूना जल। चूना का जो सूत्र होता है CaO यानी कली चूना होता है, जब उसको जल में डालिएगा उबलने लगेगा, और उबल के जो ठंडा होगा वो बनेगा चूना जल। और चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का द होल ट्वाइस, जिसे लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफेदी करते हैं, दीवार की सफेदी करते हैं, या इसे खैनी में मिला के खाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, इसे आप लोग याद रखिएगा। और बिरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान क्या होगा। अब देखिए लाल को क्या कर रहा है, नीला लाल को नीला कौन करता है, तो आपको याद रखना है क्षार, जो लाल को नीला करता है वो क्या है बाबू, क्षार। क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक, क्या होता है बाबू, 7 से अधिक होता है, आपको याद रखना है क्षार का पीएच। तो इसमें क्षार का पीएच कौन सा होगा, देखिए 7 से अधिक 11 है और 10 है, तो 7 से 11 और 10 दोनों तो है ना, तो ये 7 से अधिक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे हम लोग डी पे टिक करेंगे। ये दोनों क्या है बाबू, आपको याद रखना है क्षार है, ये क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, क्योंकि ये क्षारीय है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। देखिए हम आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए, यहां पे शुरू में भी बताया, अब देखिए यहां पे सॉरी एल्काइन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। शहजादी का 2 आ रहा है भाई, 2 वाले बच्चे तो ऐसे ही आउट हो गए भाई, ऐसे नहीं चलेगा परीक्षा में, 2 बता दीजिएगा फिर तो गलत है, ऐसे ही परीक्षा से बाहर, 2 वाले बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब देखिए अब आ रहा है भाई, आप लोग याद रखो ना, पहिलका होता है एल्केन, आप लोग याद तो रखो यार, पहिलका होता है एल्केन। अब हम कितना बार लिखें, लिख लीजिए ना आप लोग, एल्केन। दूसरा होता है आपको याद रखना है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन, तीसरा होता है एल्काइन। इसको आप लोग अब भी लिखिए, बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, मजाक नहीं, आप लोग गलती कर दे रहे हैं फट से। एल्केन का जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n अब +2 होता है, और एल्किन का जो सूत्र होता है ना, इसमें से 2 घटा लीजिए तो CnH2n होता है खाली। अब इसमें से भी 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा Cn, और यहां पे H2n -2 होता है।
एल्केन में आपको याद रखना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसे आप लोग जल्दी से नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पे एल्काइन है, एल्काइन बाबू तीसरा आता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो भी बच्चे 3 बताए हैं उनका एकदम 100% राइट आंसर। तो जल्दी से आप लोग यहां पे नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे फटाक से। याद है यार, याद है। चलिए आप लोग जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज बाबू क्या होता है, C6H12O6 होता है। बस सिंपल आपको याद रखना है, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। चीनी का भी आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है चीनी का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है C12H22 और O11 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं, साबुन बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं, तो उच्च वसीय सोडियम लवणों को हम लोग बोलते हैं साबुन, इसे आपको याद रखना है। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है बॉन्ड OH को बोलते हैं अल्कोहल, बॉन्ड CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, बॉन्ड COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और बॉन्ड CO को बोलते हैं आपको याद रखना है कार्बोनिक अम्ल। तो ये सब आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे दिया है बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO बाबू क्या है, एल्डिहाइड है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिलिकॉन क्या है आपको बताना है। तो सिलिकॉन क्या है बाबू, ये एक उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। और इसका उपयोग कहां पे होता है, तो सोलर प्लेट बनाने में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक है। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब उसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इसमें से विद्युत धनात्मक कौन सा है, तो जो धातु होते हैं ना वो विद्युत धनात्मक होते हैं। और जो सोडियम है ये धातु है, सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो जो सोडियम होता है ना ये विद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि जो धातु होते हैं ना ये इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का जो निर्माण है ना ये आपको याद रखना है उत्तराखंड में हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो टिहरी बांध है बाबू आपको बताना है इसका निर्माण कहां पे हुआ है, तो उत्तराखंड में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रख सकते हैं। अब आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जिसे हम लोग किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो आपको याद रखना है सोडियम, जिसका संकेत क्या होता है बाबू, Na होता है, और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। और किस धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो नकली धातु आपको याद रखना है। नकली जो धातु होता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों को हम लोग चाकू से काटते हैं, लेकिन सोडियम को हम लोग कहां पे डुबा के रखते हैं, तो सोडियम को आपको याद रखना है किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनता है, सरफ एक्सल बनता है, शैम्पू बनता है, इजी सरफ बनता है, आपको याद रखना है। उपयुक्त सभी बनता है, यहां पे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। जो सोलर प्लेट बनता है बाबू उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर प्लेट जो हम लोग बनाते हैं इसमें किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, सोलर प्लेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं, या रसोई घर में किसका उपयोग नहीं करते। दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है, किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, या किस ईंधन का उपयोग रसोई घर में नहीं करते। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सीएनजी होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो होता है ना आपको याद रखना है, इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, इसे आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग कहां पे होता है, तो वाहनों में होता है, ईंधन के रूप में, गाड़ी में इसको डलाता है, गैस वाली जो गाड़ी होती है ना उसमें इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2Cu+O2, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ये दो गो अभिक्रिया है, पहला तो ये एगो पदार्थ मिल के, मतलब दो पदार्थ मिलके एगो पदार्थ बना रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। और दूसरा इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं।
तो देखिए इसमें संयोजन नहीं दिया है ना, तो संयोजन नहीं दिया है तो ऑक्सीकरण आपको दिया रहेगा। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और प्लस साथ में ये संयोजन अभिक्रिया भी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7। और जो जल होता है ना बाबू ये उदासीन होता है, आपको याद रखना है। जो जल होता है ये कैसा होता है, तो जल उदासीन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल यानी होता है कमजोर अम्ल। अब इसमें से आपको बताना है भाई कमजोर अम्ल कौन सा है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, मजबूत अम्ल है, इसमें सोना घुलता है। HCl इसमें भी सोना घुलता है, आपको याद रखना है, और ये हमारे पेट में भी पाया जाता है। H2SO4 आपको याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये बैटरी में पाया जाता है। तो ये तीनों प्रबल अम्ल है, तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों क्या है बाबू तो ये तीनों क्या है, प्रबल अम्ल हैं, इसे आपको याद रखना है। और इसमें दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा, CH3COOH, ये जो होगा ये दुर्बल अम्ल होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किसका एस्क है। तो भाई क्रायोलाइट किसका एस्क है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एस्क कौन सा है, तो आपको याद रखना है बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, ये आपको बताना है। तो पोटेशियम का बाबू परमाणु संख्या कितना होता है, तो पोटेशियम जो होता है जिसे हम लोग के बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम यानी के, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में, और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम यानी आपको इसका दूसरा नाम बताना है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। और जो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, और जो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, इथाइल एल्कोहल किस में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, इसे आपको याद रखना है। और इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। क्या होता है, C2H5OH होता है इथाइल एल्कोहल का, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एल्काइन कौन सा है, इसमें से आपको बताना है एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 गो बॉन्ड हो। एल्काइन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 गो बॉन्ड हो। तो देखिए C2H2 यानी 2 गो कार्बन है, तो 2 गो कार्बन बना दिए। अब इसमें क्या है बाबू, 2 गो हाइड्रोजन है, तो एगो इसको हाइड्रोजन दे दीजिए, एगो इसको हाइड्रोजन दे दीजिए। कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4 गो होता है। तो देखिए अब तो एक गो हाइड्रोजन है ना, तो 3 गो यहां पे निकलेगा, तो ऑटोमेटिक देखिए 3 गो इसका हो गया, और एगो देखिए एगो यहां पे, 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो इसका भी हो गया, एगो यहां ये हो गया, एगो 2 गो 3 गो 4 गो। तो ये बाबू कार्बन कार्बन के बीच में 3 गो बॉन्ड होता है, तो क्या होता है, एल्काइन होता है, आपको याद रखना है। और ए ऑप्शन ही यहां पे एल्काइन दिया है, तो यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, यहां पे आपसे पूछता है, ग्लूकोज का पूछता है, चीनी का पूछता है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का होता है, जो पेड़ पौधे अपने भोजन में बनाते हैं। और जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है बाबू, ये क्या होता है, तो ये होता है C12H2211, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज है। अब अगर श्वसन का आपको अध्ययन करना है, तो आप किस प्रकार के बीज को चुनेंगे, तो श्वसन के अध्ययन के लिए आपको याद रखना है अंकुरित बीज, जिस बीज में छोटे छोटे अंकुर निकला होता है ना, एकदम छोटे छोटे, अगर चना को 2 दिन फुला के रख दीजिएगा ना, तो उसमें से इतना लगेगा कि सूर निकल गया, वही अंकुरित बीज होते हैं, इसे आपको याद रखना, उसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, आपको बताना है। यानी जो मानव का वृक्क यानी किडनी है, ये किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और जो वृक्क होता है, इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज के समान होता है। और मनुष्य में वृक्क कितने पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है, जो मनुष्य में वृक्क है ना, ये 2 पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम जो है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो ज से जाइलम और ज से जल यानी पानी, ये पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम, इसे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस बाहर निकलती है, इसे आपको याद रखना है। तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये श्वसन के दौरान बाहर निकलती है, और श्वसन में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों को पकने से नियंत्रित किया जाता है। फलों को पकने से नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है फलों को यानी जो फल है वो किस हार्मोन के कारण से पकता है। तो फल जो बाबू ये किस हार्मोन के कारण से पकता है, तो आपको याद रखना है एथिलीन हार्मोन के कारण से पकता है। यहां पे क्वेश्चन है कि फलों को पकाने को नियंत्रित किससे किया जाता है। तो फल को कब पकाना है, कब तक कच्चा रखना है, ये कौन डिसाइड करता है, तो आपको याद रखना है एथिलीन। जो एथिलीन हार्मोन है ना, ये फल को पकाता है, लेकिन फल को कब पकाएगा, जब जरूरत होगा, उसको लगेगा कि फल अब पका देना चाहिए तो पका देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन का वो कौन सा हिस्सा है जहां से जानकारी हासिल की जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि न्यूरॉन का वो कौन सा हिस्सा है जहां से जानकारी हासिल की जाती है। तो आपको याद रखना है डेंड्राइड। डेंड्राइड से बाबू जानकारी हासिल की जाती है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, इसे आपको याद रखना है। और तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। और दो न्यूरॉनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो दो न्यूरॉनों के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, उसे सिनेप्स बोलते हैं या सिनेटिक दरार बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है। अब आपको बताना है वो कौन सा हार्मोन है जो आपातकालीन है, आपातकालीन स्थिति में निकलता है। तो आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, तो आपको याद रखना है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो है बाबू आपको याद रखना है, ये आपातकालीन हार्मोन है, ये आपातकालीन स्थिति में निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। जो अनैच्छिक क्रिया होता है ना, उस पे खुद पे हमका कंट्रोल नहीं होता है। अनैच्छिक क्रिया में क्या होता है, उसमें हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपका हृदय का धड़कना, ठीक है ना, वो हम लोग चाह के भी रोक नहीं सकते। इमली देख के मुंह में लार आना, ठीक है ना, कितना भी रोकिएगा लार आ जाएगा, ठीक है ना। और उल्टी जब आता है वमन, कितना भी रोकने का कोशिश करिएगा उल्टी आ जाएगा, तो हो ही जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यहां पे पूछ रहा है नहीं है, तो उल्टी, इससे हम लोगों का खुद पे कंट्रोल नहीं होता है, तो यह अनैच्छिक क्रिया हुआ। अत्यधिक लार निकलना, यह भी अनैच्छिक क्रिया हुआ, ठीक है ना। दिल का धड़कन, यह भी अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन जो चबाना जो है, यह अनैच्छिक क्रिया नहीं। अगर हम भोजन चबा रहे हैं तो जब मन करेगा तब हम लोग इसे रोक सकते हैं, ये अपने कंट्रोल में होता है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव में गर्भ की अवधि कितनी दिन होती है। तो मानव में जो मादा में यानी स्त्रियों में जो बच्चे जो गर्भ में रहते हैं, वो कितने दिन मां के गर्भ में रहते हैं, तो आपको याद रखना है 9 महीना, ठीक है ना। 9 महीना रहते हैं, इसे आपको याद रखना। 9 महीना, एक महीना में 30 दिन होता है, गुणा कर लीजिए, 9 3 कितना हो जाएगा 27, 270 दिन, इसे आपको याद रखना है। तो 270 दिन आपको याद रखना है मां के गर्भ में रहते हैं। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया। गंगा एक्शन प्लान क्या है, तो गंगा के साफ सफाई। तो गंगा एक्शन प्लान बाबू कब शुरू किया गया, 1985 में, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन बाबू किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। ईस्ट दिया है तो ईस्ट पे यहां पे टिक कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी सांस लेने से संबंधित है, तो आपको याद रखना है न्यूमोनिया, ठीक है ना। जो न्यूमोनिया है आपको याद रखना है, ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। ये सांस लेने से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य और मांसाहारी जो जीव हैं वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं जो मनुष्य हैं या मांसाहारी जीव हैं, सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते। लेकिन जो शाकाहारी जो जीव होते हैं ना, जो घास खाते हैं, उसमें सेल्यूलोज होता है, वो लोग सेल्यूलोज का पाचन कर जाते हैं, उनका पाचन शक्ति मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है।
ब्रेन हेमरेज होता है, एक बार में आदमी की मृत्यु हो जाता है। ये क्यों होता है? तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ज्यादा टेंशन लेने के कारण से क्या होता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसे आपको याद रखना है, ये हाइपरटेंशन आपको याद रखना है। क्या होता है बाबू? हाइपरटेंशन। देखिए यहां पे दिया ना हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आपको याद ना, अत्यधिक टेंशन। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। तो परजीवी पादप कौन होता है? तो वैसे जीव जो दूसरे के शरीर पे रह के अपना भोजन करते हैं। जैसे हम लोगों में जू जो होती है ना, ये परजीवी है, इसे आपको याद रखना है। हमारे शरीर में ही रहेगी लेकिन हमारा ही खून चूसेगी। वैसे ही पादप में आपको याद रखना है कस्कूटा। जो कस्कूटा होता है, अमर बेल आप लोग देखते होंगे, पतला पतला हरा हरा इतना मतलब चाउमीन की तरह रहता है, ठीक है ना। उसको गाछ पे फेंक दीजिएगा तो गाछ को पूरा छाप लेता है और गाछ का सारा पोषक तत्व वो क्या करेगा? अपने चूस लेगा और गाछ को सुखा देगा। गाछ जब सूख जाएगा तो वो भी मर जाएगा, आपको याद रखना है। तो अमर बेल हो गया और कस्कूटा जो हो गया, ये आपको याद रखना है, ये परजीवी पादप है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त को शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है नीलय के द्वारा। किसके द्वारा? नीलय। आपको याद रखना है नीलय के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन या ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, इसे आपको याद रखना है। हाइड्रा और ईस्ट में जो जनन है ना, वो मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है जनन संचरित रोग है। तो जनन संचरित रोग कौन सा है? तो सिफिलिस है, गोनेरिया है और यहां पे एड्स है। सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, ये जनन संचरित रोग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो फूल का जो बाबू सबसे बाहरी भाग है, ये बाह्य दल पुंज है, इसे आपको याद रखना है। फूल का जो सबसे बाहरी भाग है ये कौन सा है? तो फूल का जो सबसे बाहर का भाग होता है ना, ये बाह्य दल पुंज है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नहीं नियंत्रित करता है? अब आपको बताना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है आपको बताना है। तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको बाबू, ग्लूकोज क्या होता है? यानी चीनी होता है। चीनी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन। जो इंसुलिन है ना, ये क्या करता है? रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है यानी चीनी की जो मात्रा है उसको कौन नियंत्रित करता है? कौन पाचन करता है? तो इंसुलिन करता है, इसे आपको याद रखना है। पादप में वृद्धि हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है, पादप वृद्धि हार्मोन। तो पादप में 3 गो वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ये पेड़ पौधों की वृद्धि यानी लंबाई को बढ़ाता है। कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो देखिए इसमें क्या दिया है? जिब्रेलिन दिया है, तो जिब्रेलिन पे हम लोग टिक करेंगे, ये पादप का वृद्धि हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहां से स्रावित होता है, ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हार्मोन जो है आपको याद रखना है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आप लोग याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो हमारे मुंह में बाबू कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां हैं? तो आपको याद रखना है, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, इसे आपको याद रखना है। और आपको यह भी याद रखना है बाबू, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में बाबू कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको याद रखना है टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, टाइलिन नामक एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजन क्या है? एगो एंड्रोजन होता है, एगो होता है बाबू एस्ट्रोजन। तो ये दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। एगो एंड्रोजन जो होता है ना, ये मेल हार्मोन है, पुरुषों में पाया जाता है एंड्रोजन। और जो एस्ट्रोजन आधा सौ है ना, ये फीमेल हार्मोन है, यानी स्त्रियों का हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, इसे आपको याद रखना है। एंड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन है, अगर इसमें आधा सौ दिखाई देगा तो आधा सौ से स्त्री भी होता है, तो ये स्त्री का हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए बाबू किसने चुना? तो आपको याद रखना है मेंडल। जो मेंडल है ना, वो मटर को अपने प्रयोग के लिए चुने थे, आपको याद रखना है। और जो मेंडल हैं आपको याद रखना है, इन्हें आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। पौधे के जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो पौधों में जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं? तो पुष्प में, यानी फूल में, इसे आपको याद रखना है। पौधों में जो जनन अंग है बाबू कहां पे पाए जाते हैं? फूल में, पुष्प में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है? तो हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन के रूप में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। हरे पेड़ पौधों में होते हैं, और हरे
पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाबू जो ऑक्सीजन है किससे अलग होकर बाहर निकलता है? तो जो पेड़ पौधे जल का उपयोग करते हैं ना, जो जमीन से जल निकालते हैं तो हाइड्रोजन का उपयोग कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन बचता है ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन का ये उपयोग नहीं करते हैं, जो ऑक्सीजन बचता है उसको क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये किससे निकलता है? तो आपको याद रखना है जल से अलग होकर निकलता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अब आपको बताना है कि जो इथाइल एल्कोहल है ये किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये बनता है अवायवीय श्वसन में। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में बनता है, आपको याद रखना है, इथाइल एल्कोहल। और वायवीय श्वसन में बाबू क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो जठर ग्रंथियां बाबू कहां पे पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जठर ग्रंथियां जो होती है ना, ये अमाशय में पाई जाती हैं, जिससे जठर रस निकलता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जठर ग्रंथियां कहां पे पाई जाती हैं? तो अमाशय में पाई जाती हैं, जिससे जठर रस निकलता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, ग्लाइकोलोसिस की क्रिया कहां पे होती है? तो ग्लाइकोलोसिस की जो क्रिया है ना, ये होता है, आपको याद रखना है, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जब ग्लूकोज जाता है ना, तो ग्लाइकोलोसिस की क्रिया होती है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे छोटी बाबू अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको याद रखना है एड्रिनल। जो एड्रिनल है ना, आपको याद नहीं, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधों के जो वायवीय भाग हैं उसमें जो जल है वो बाहर निकलते। जल कैसे बाहर निकलते हैं? तो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में क्या होते हैं, जो जल है ना वो बाहर निकलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पौधों के वायवीय भागों से जल की ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है ना, कि जो पेड़ पौधे हैं ना, जल को वाष्प बना के वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। घेघा रोग पनपता है। अब आपको बताना है कि जो घेघा रोग है ये किसकी कमी के कारण से पनपता है? तो घेघा रोग बाबू किसके कमी के कारण से पनपता है? तो आपको याद रखना है, जो घेघा रोग है ना, ये आयोडीन की कमी से। अगर हम लोग आयोडीन नहीं खाएंगे तो हम लोगों को घेघा रोग हो जाता है। इसमें जो गर्दन है ना वो फूल जाता है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घेघा रोग के कारण। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, आपको याद रखना है, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है ना, आपको याद रखना है, ये रक्त में हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, रक्तचाप को मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र क्या है? तो रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है ना, स्फेग्नोमैनोमीटर है, इसे आपको याद रखना है। स्फेग्नोमैनोमीटर यानी बीपी मापने वाला मशीन का नाम क्या है? स्फेग्नोमैनोमीटर, इसे आपको याद रखना है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन बाबू कहां पे होता है? जंतुओं में कि यहां पे पौधों में? तो आपको याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो जंतुओं में भी होती है। देखते हैं ना, पसीना आता है, तो जो पसीना होता है वो भी आपको याद रखना है, हम लोगों के शरीर में से वाष्प बन के निकलता है, जो द्रव है ना निकलता है। और पेड़ पौधों में भी वाष्पन की क्रिया होता है, इसे आपको याद रखना है। तो पौधे और जंतुओं दोनों में होता है, आपको याद रखना है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, लेकिन हम लोगों में कम होता है और पेड़ पौधों में ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां पे होता है? दोनों में होता है, इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है, किसमें? खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है, तो आपको याद रखना है तिलचट्टा। तिलचट्टा में खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है, इसमें रक्त नहीं होता है, ऐसे ही ब्लड प्रवाहित होता है। रक्त क्या है अब आपको यहां पे बताना है, इस पे आपको नहीं जाना है, यहां पे हिंदी में हो गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। तो रक्त बाबू क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, और रक्त 4 प्रकार के होते हैं, इसी में एक आरबीसी होता है। आरबीसी का जीवन काल पूछता है कितने दिन का होता है? 120 दिन का। और जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, जो श्वेत खून होता है, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 12 से 20 दिन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? जो पेशाब होता है वो कभी कभी आप लोग देखते होंगे पीला होता है, तो पीला किस रंग के कारण, किसके कारण से होता है? तो आपको याद रखना है, यहां पे क्लोरोप्लास्ट के यहां पे यूरोक्रोम
क्या है बाबू, यूरोक्रोम, इसे आपको याद नहीं, यूरोक्रोम के कारण जो पेशाब है ना बाबू ये पीला रंग का होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जीव है? उभयलिंगी या इसे हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी, यानी इसमें दोनों लिंग होगा, उभयलिंगी बोलिए चाहे इसे द्विलिंगी बोलिए, ये कौन है बाबू आपको याद रखना है, केंचुआ। जो केंचुआ है ना ये उभयलिंगी या इसे आप लोग बोलिए द्विलिंगी है, इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो जो यूरिया है ये रक्त में कहां से प्रवेश करता है? तो आपको याद रखना है यकृत, यानी लीवर से प्रवेश करता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यूरिया है वो रक्त में कहां प्रवेश करता है। तो यूरिया जो है वो रक्त में यकृत यानी लीवर से प्रवेश करता है। लीवर में बाबू क्या बनता है? तो पीत बनता है, आपको याद रखना है, और जो पीत होता है हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, जैव प्रदर्शन करने वाला रसायन कौन सा है? तो जैव प्रदर्शन करने वाला रसायन इसमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना है डीडीटी। जो डीडीटी है ना आपको याद रखना है, ये जैव प्रदर्शन करने वाला रसायन है, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना, देखिए जैसे घास हो गया, घास जो हो गया ना बाबू ये उत्पादक हो गया। क्या हो गया बाबू? उत्पादक, इसे आपको याद रखना है, उत्पादक हो गया। अब घास को जो खाएगा ना वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए घास जो जो खाएगा ना, घास यानी शाकाहारी जीव, जो शाकाहारी जीव होते हैं ना ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसे आपको याद रखना। जो घास खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। जैसे बकरी हो गई, बकरी के बाद खरगोश हो गया, ठीक है ना, ये आपका हिरण हो गई, ठीक है ना, ये गाय हो गई, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पे पूछ रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना ये हमेशा शाकाहारी होते हैं, ये घास खाते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि यहां पे निम्नलिखित में से एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना वो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो घास खाते हैं। जैसे हिरण हो गई, बकरी हो गई, ठीक है ना, गाय हो गई, भैंस हो गई, नील गाय हो गया, ये सब क्या घास खाती है ना, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुई, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से भूमिगत जल का उदाहरण है। अब इसमें से आपको बताना है कि कहां से हमें भूमिगत जल यानी भूमि का जल मिलता है, यानी जमीन का पानी निकलता है। एक तो कल से निकलता है और दूसरा कुआं से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी कुआं का मतलब होता है वेल, आप लोग जानते हैं ना गांव में कुआं खुनाता है और उसी में से पानी निकलता है, इसे आपको याद रखना है। तो ये भूमिगत जल है, भूमिगत जल का मतलब वैसा जल जो जमीन से निकलता है, तो ये भूमिगत जल है, इसे आपको याद रखना है, कुआं का पानी। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास किसने किया? तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास किसका है? तो आपको याद रखना है डार्विनवाद है, इसे आपको याद रखना है, डार्विन ने दिया था ये नियम, आपको याद रखना है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो भाई हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे उत्पादक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हुए, और जो मांस खाते हैं वो द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडोत्सर्जन का कारण क्या है? जो स्त्रियों में अंडोत्सर्जन होता है किसके कारण से होता है? तो ये एलएच हार्मोन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती है? तो ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है अग्न्याशय, अग्न्याशय से आपको याद रखना है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना शरीर में बनता है, उसका संश्लेषण किसके कारण से होता है? तो उसका संश्लेषण आपको याद रखना है आयोडीन के कारण से होता है। और यही आयोडीन अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ते जाता है और जो हमारा गला है ना वो फूल जाता है। इसी को कम करने के लिए, इसका संश्लेषण करने के लिए हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। जब जब हम लोग आयोडीन नमक खाते हैं तो जो हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन बनता है वो क्या होता है बाबू, आपको याद रखना है, उसका संश्लेषण होते रहता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण के लिए किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक आप लोग जानते हैं ना, आयोडीन का होना जरूरी है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? नहीं, जो मनुष्यों का दिमाग है वो कितना होता है? 1.4 kg। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ना इसमें दिमाग खराब किया है,
तो 2 kg का तो होता नहीं है, 1.5 किलो का तो होता नहीं है, कितना होता है 1.4 kg। तो 1.2 से 1.4 kg, इसे आपको याद रखना है, सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो साइड मिरर का मतलब पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो द्वारक क्षेत्र होता है ना बहुत बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक का ये कैप्चर करके दिखाता है और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? तो अवतल लेंस में आपको याद रखना है छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और जो सीधा प्रतिबिंब है वो आभासी है। तो आपको याद रखना अवतल लेंस में केवल छोटा बनता है, ये लेंस है, दर्पण नहीं है, ये आपको याद रखना। अवतल लेंस में आपको याद रखना है छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और आपको याद रखना है आभासी बनता है, इनमें से सभी बनता है, ये आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा यहां पे बिल्कुल से जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आए आपको याद रखना है उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक बनता है। लेकिन अवतल लेंस का अगर बात किया जाए तो इसमें छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। अब क्वेश्चन ये ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को बाबू क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो आकाश जो है बाबू ये नीला क्यों होता है? तो आपको याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है ना वो नीला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। तो सामान्य दर्शन के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, ये आपको बताना है। तो जो एक प्रिज्म है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म में बाबू आपको याद रखना है टोटल 5 गो फलक होता है। टोटल कितना होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। और प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। और जो प्रिज्म होता है ये काम क्या करता है? तो सूर्य के श्वेत प्रकाश को, या कोई भी श्वेत प्रकाश है उसके सातों रंगों को अलग अलग ये कर देता है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस यानी जो हमारे आंख में लेंस है, इसको कौन बाबू इसके फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? कौन लेंस को मोटा और पतला करता है, ये आपको बताना है। तो नेत्र लेंस में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में कौन परिवर्तन करता है? तो आपको याद रखना है पश्चिमाभि पेशी, यानी जो ये पतली पतली जो पेशी दिखाई दे रहा है इसी से ये जुड़ा रहता है। ये नेत्र लेंस को मोटा या पतला, इसकी फोकस दूरी बदलना, कम करना, घटाना, ये सब काम कौन करती है? तो पश्चिमाभि पेशियां करती हैं, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। फोटोग्राफी का कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो फोटो कैमरा का अभिदर्शक किस लेंस का बना होता है? यानी जो फोटो कैमरा होता है ना इसमें किस लेंस का उपयोग होता है? तो फोटो कैमरा बाबू आदमी के आंख को देखकर बनाया गया है। तो आंख में उत्तल लेंस है, तो फोटो कैमरा में भी कौन सा लेंस है? तो ये आपको याद रखना है उत्तल लेंस होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यदि एक किरण अवतल लेंस पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगा? अब यहां पे बोल रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पे लंबवत आके परा गिर रहा है, तो लंबवत आके बाबू गिरेगा तो उसके बाद किस बिंदु से गुजरेगा जी? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो अवतल दर्पण है ना बाबू, अवतल दर्पण पे अगर आके वो लंबवत ऐसे आके पड़ रहा है, लंबवत आके सीधे टकरा रहा है, तो परावर्तन के बाद वो किस बिंदु से होकर गुजरेगा? जल्दी से आप लोग यहाँ पे कॉमेंट करके बताइए। फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, कि इनमें से कोई नहीं? साइंस का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करा दीजिए। कौन है जी इसमें बेबी लगा रखा है? एमडी रेहान भाई, ब्लॉक लॉक हो जाओगे, ठीक है? परीक्षा में बेबी बाबा सब निकल जाएगा एक के दिन में, ठीक है ना? बहुत बेबी बोलने का आदत है ना। कौन रो रहा है भाई?
प्रणाम सर जी, मेरा गुरुजी आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अनुराग गेमिंग। नेहा बहुत ही बड़ी गुरुजी। 90% डाटा खत्म हो गया भाई। डाटा तनी ज्यादा वाला रिचार्ज कराओ यार। एग्जाम आ गया, तनी ज्यादा ज्यादा पढ़ना है ना जी। चलिए, इसका आप लोग बताइए कि ये किरण जो है अवतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है। अवतल दर्पण मान लीजिए ये हो गया हम लोगों का अवतल दर्पण, ठीक है। लंबवत आके यहां पे बाबू टकराएगी, ऐसे एकदम सीधा आके यहां पे टकरा रही है। तो सीधा आके टकराती है तो ये टकरा के कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है ना। ये कहां से होके जाएगी? लंबवत आके एकदम सीधा यहां पे आके जो टकराती है, वो टकराने के बाद वो कहां से होके जाती है? तो हमेशा फोकस से होकर जाती है। कहां से? फोकस से। ए वाला जो ऑप्शन होगा ना, राइट यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। यदि प्रिज्म के एक वर्णी किरण, यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से, कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजारे। एक वर्णी का मतलब क्या था? एक वर्ण का मतलब होता है रंग। एक रंग वाला किरण गुजारे। अगर मान लीजिए प्रिज्म से एक वर्णी का मतलब एगो लाल रंग गुजार रहे हैं, एगो लाल रंग गुजारेंगे तो ये क्या होगा? हल्का सा मुड़ेगा। क्या ये 7 रंग में विभक्त हो जाएगा? तो प्रिज्म बाबू क्या करता है? जिसमें 7 गो कलर होगा उसको ना अलग अलग करेगा, 7 रंग में विभाजित करेगा। अभी ये एक वर्णी किरण है, यानी इसमें एक एक गो रंग है। तो एक गो रंग जब प्रिज्म से होकर गुजर रहा है तो बाहर निकलेगा तो क्या उसमें 7 गो रंग हो जाएगा? नहीं, एक एक गो रंग होगा। लेकिन हल्का से ये क्या होगा? अपवर्तन होगा इसका, और ये विचलित हो जाएगा, हल्का सा मुड़ जाएगा। आपको याद रखना है। तो अपवर्तन होगा, हल्का सा विचलन होगा, क्योंकि जा रहा है ऐसे तो ये अपवर्तन हुआ और हल्का सा मुड़ गया। हल्का सा विचलन भी होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब 7 मतलब अलग अलग रंगों में बढ़ जाना, ये वर्ण विक्षेपण है। अब ये तो एक वर्णी किरण है ना, एक एक गो रंग है, तो प्रिज्म से गुजारेंगे तो इसमें 7 गो रंग थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, यदि किसी प्रिज्म को एक वर्णी किरण से गुजारे तो कौन सा नहीं होगा? तो इसमें आपको याद रखना है, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब सभी रंगों का अलग अलग बटना, ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक गो रंग है, एक ही वर्णी किरण। अगर मान लीजिए लाल गुजारेंगे तो उधर लाले निकलेगा, हरिहर गुजारेंगे तो उधर हरिहर निकलेगा। अगर श्वेत प्रकाश छोड़ेंगे, श्वेत प्रकाश में 7 गो रंग होता है, जब श्वेत प्रकाश छोड़ेंगे तो 7 रंग निकलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने के काम मूलतः करती है। तो पवन विद्युत जनित्र में आपको याद रखना है, जो कुंडली घूमता है पवन चक्की में, पवन चक्की में बाबू कुंडली को घुमाने के लिए क्या काम करेगा? तो आपको याद रखना है, गतिमान हवा। यानी जितना तेजी से हवा बहेगा ना, उतना तेजी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। गतिमान हवा, इसे आपको याद रखना है। और पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए पवन चक्की को चलने के लिए। और पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं? तो पवन चक्कियों का देश बोलते हैं डेनमार्क को। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कांच में अवतल लेंस की वायु की शक्ति होती है। तो कांच में कांच की अवतल लेंस, भाई लेंस कांचे का होता है, नहीं तो फाइबर का होता है। तो कांच की जो अवतल लेंस है, इसकी वायु में शक्ति कैसी होती है? धनात्मक कि ऋणात्मक? अब अवतल लेंस है तो इसको वायु में ले जाओ चाहे जल में ले जाओ, इसकी जो शक्ति होगी वो ऋणात्मक ही होगी, माइनस ही होगी, इसे आपको याद रखना है। अगर उत्तल लेंस होता तो धनात्मक। बस ये बच्चों को ना गुमराह करता है, थोड़ा सा ज्यादा ये बच्चों को घुमा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सुचालक है? अब इसमें से आपको बताना है विद्युत किससे प्रवाहित होगा। तो आयोडीन से नहीं होगा, सल्फर से नहीं होगा, हीरा से नहीं होगा। जो ग्रेफाइड होता है ना, ये अधातु होता है, और अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? अब देखिए वक्रता त्रिज्या कितना है बाबू? 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। यानी वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो 100 सेंटीमीटर का आधा कर दीजिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो 100 का आधा कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। अब बस यहीं पे बच्चे फंसेंगे कि 1 मीटर दिया है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 का आधा कितना होगा? 50। बस आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई अभिलंब से विचलित हो जाती है। अब आपको बताना है कि यहां पे क्या दे रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम। अब देखिए ये क्या है बाबू? कांच है, तो मान लीजिए ये सघन है, और नीचे क्या है? वायु है, तो ये विरल माध्यम है।
सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जो प्रकाश की किरण जाएगी, अब देखिए सघन माध्यम में क्या होता है ना, प्रकाश की जो है वो अभिलंब की तरफ में मुड़ जाता है क्योंकि मजबूत है। अब यहां से इसको खाली स्थान मिलेगा ना, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। फिर तो आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, इसे आपको याद रखना है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में मजबूत में आता तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता क्योंकि मजबूत में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र यानी जनरेटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का बाबू पारंपरिक स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है सौर ऊर्जा, इसे आपको याद रखना है। जो सौर ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सौर ऊर्जा नहीं भाई। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का पारंपरिक जो स्रोत होता है ना, ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आपको याद रखना है। तो ये कोयला हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना पे की जाती है? तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ये 220 वोल्ट होता है, और साथ में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट होता है। डीसी का मतलब होता है बैटरी वाला, तो हमारे घर में बैटरी वाला करंट आता है, नहीं एसी करंट आता है। आपको याद रखना है इसका पावर कितना हो, 220 वोल्ट। और कौन सा धारा आता है? एसी करंट आता है, प्रत्यावर्ती धारा, इसे आपको याद रखना है। जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? तो जस्ता का जो परमाणु संख्या यानी जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी लगता है, बस ट्रिक से आप लोग याद रखिए। 10 वाला आपका राइट आंसर होगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है ये लोहा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं इसका सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा आपको याद रखना है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे Zn प्लस O2 ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में जुड़ के एक पदार्थ बना रहा है। तो ये दो अभिक्रिया है, एक तो ये संयोजन अभिक्रिया हुआ और दूसरा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये बाबू ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हुआ। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन भी बोलते हैं। उपचयन बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए, तो यहाँ पे उपचयन दिया है तो उपचयन पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज का क्या है? रासायनिक सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल के जल में होता है। तो जो अम्ल का जल है ना, ये विद्युत का चालन करता है। क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि इसमें आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल में जो आयन होते हैं आपको याद रखना है, H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होता है, और जिसमें आयन होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा, क्योंकि ये आयनित होता है, इसे आपको याद रखना। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालन करता है क्योंकि ये जो जल है आपको याद रखना है इसमें आयन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नांकित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना है फ्लोरीन। और जो फ्लोरीन है ना, ये कार्बन का अपरूप है, इसे आपको याद रखना है। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है? तो जल के आपको याद रखना है वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन निकलता है? जल में दूगो होता है। जल का जो सूत्र होता है ना, H2 और O2, जब इसको इसमें क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक दूगो आप लोग क्या करिएगा, एनोड और कैथोड, इसमें रड डाल के करंट उत्पन्न करिएगा, तो आपको याद रखना है एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगा, और कैथोड पे हाइड्रोजन। ए से एनोड और ए से ऑक्सीजन, आपको याद रखना है ऐसे, आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा और कैथोड पे आपको याद रखना है हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच में होता है हम लोगों के शरीर का पीएच मान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? अब इसमें से आपको पहचानना है भाई अम्ल कौन है। तो अम्ल इसमें से कौन सा है? तो देखिए H2SO4। H2SO4 क्या है बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? तो गाड़ियों में गाड़ी में जो बैटरी होता है ना, बैटरी वाला अम्ल में करते हैं, ठीक है ना। निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? यानी मनुष्यों के द्वारा
बनाया गया सूचक कौन सा है? तो देखिए सूचक तीन प्रकार के होते हैं। एगो होता है प्राकृतिक सूचक, एगो होता है संश्लेषित सूचक, एगो होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में आ जाएगा विनेगर, प्याज, लौंग का तेल। इसमें क्या होता है ना, महकता है, इसके गंध में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा हल्दी आ जाएगा, लिटमस पेपर आ जाएगा, लाल पत्ता गोभी आ जाएगा, ये प्राकृतिक सूचक है। लेकिन मेथिल ऑरेंज हो गया, फिलोफेथनिन हो गया, ये क्या है बाबू, आपको याद रखना है, ये संश्लेषित सूचक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। इसे आपको याद रखना है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी? ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वो कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है सोना। जो सोना है ना, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किसी भी तत्व, गैस, यहां तक कि ये ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया नहीं करती है। इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? सोना। सोना को कहीं भी फेंक दीजिए, खराब नहीं होगा ना, उस पर जंग लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातु जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 7 होगा। ये आपको याद रखना है, 4, 5, 6, 7, ये क्या होते हैं? अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पीतल किनकी मिश्र धातु है? तो पीतल बाबू किससे बनता है? तो आपको याद रखना है कॉपर और जिंक, यानी तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। इसे आपको याद रखना है। एक मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है, उसे क्या बोलते हैं? तो कॉपर और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंज बोलते हैं, यानी कांस्य बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो भी उपस्थित अपद्रव्य होते हैं, यानी अशुद्धि होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होता है उसे गैंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस गुण के कारण धातु के तार बनाए जा सकते हैं? किस गुण के कारण बाबू धातु के तार बनता है? तो आपको याद रखना है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है ना, धातु को खींचकर पतले तार में परिवर्तन करना। और चादर किस में बनता है, किस गुण धर्म के कारण? तो आघात वर्धनिया, यानी पीट पीट कर उसे पतला चादर में बदल दीजिए। तो तार बनता है तन्यता के कारण, और चादर बनता है, आपको याद रखना, धातु का जो चादर बनता है वो आघात वर्धनीयता के कारण। और किस धातु का तन्यता भी सबसे अधिक होता है, आघात वर्धनीयता भी सबसे अधिक होता है? तो आपको याद रखना है सोना। जो सोना है ना, ये सबसे इसका पतला से पतला हम लोग क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं, और इसका तार भी बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से आपको याद रखना है, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाते हैं। तो तार बाबू किस गुण धर्म के कारण बनता है? तो तन्यता के कारण। आपको याद रखना है, किसके कारण? तन्यता के कारण। और चादर किससे बनता है? तो आघात वर्धनीयता के कारण। इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहीं पे बाबू खत्म हो गया। 187 को ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख पाए, और हम आपको बहुत ही जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। याद रहेगा ना? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। याद रहेगा? चलिए पीडीएफ भेजिए। बच्चे बोल रहे गुरुजी पीडीएफ भेजिए। ठीक है, इसका पीडीएफ हम एक्सपोर्ट करके भेज देते हैं। क्लास खत्म होगा और उसी टाइम हम भेज देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं साइंस, SCIENCE, साइंस 200। हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें भेज दे, साइंस 200 VBI। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और हम आपको क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट भेज देते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, और जो इसमें नहीं याद है ना, तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने पढ़ लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी हम आपको बहुत करवा देंगे, ताकि दिक्कत ना हो एग्जाम में, परीक्षा में आप लोगों का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। ये सब क्वेश्चन हम आपको अभी जस्ट 15 मिनट के अंदर भेज रहे हैं।